सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी परिषद ने आर्थिक सुधारों के युग को जारी रखते हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी दे दी है। इन सुधारों के महत्व, आम आदमी को इनसे कैसे लाभ होगा, व्यापार में आसानी कैसे सुनिश्चित होगी और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल हैं। श्री अग्रवाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अग्रवाल जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जीएसटी को भारत का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। तो जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत इसके लागू होने के 8 साल बाद अब हुई है। ये कितना सामयिक और महत्वपूर्ण है? मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि जब 2017 में जीएसटी लाया गया था, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में देश का सबसे बड़ा सुधार था। तभी जीएसटी के टाइम पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, हमने कहा था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। सो दैट वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। अब जीएसटी क्योंकि 8 साल को लागू किए हो चुके हैं और जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, जीएसटी के रेवेन्यूज में भी काफी ग्रोथ हुई और लास्ट ईयर का अगर हम देखें, जीएसटी का जो संग्रहण था वो 22 लाख करोड़ ग्रॉस था। तो इस सब को देखते हुए तथा समय की जो मांग थी, जीएसटी जब हमने इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, तब कमोडिटीज पे जो रेट निर्धारित किए गए थे वो इस हिसाब से किए गए थे कि वो वस्तु उस पे सीमा शुल्क या जो वैट लगता था उनको मिलाकर उस पे टैक्स इंसिडेंस जो बनता था लगभग उसी रेट पे उस कमोडिटी का रेट फिक्स कर दिया गया। उस समय ये हमारा रीजन नहीं था रेट फिक्स करने का कि वो आइटम क्या है, उस पे क्या रेट होना चाहिए, क्या वो आइटम मेरिट रेट ऑफ ड्यूटी पे होना चाहिए या स्टैंडर्ड रेट पे होना चाहिए या फिर हायर रेट पे होना चाहिए। तो 8 साल के बाद में जीएसटी में जो हमारी लर्निंग्स थी, जो जीएसटी का रेवेन्यू था, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि इस पे एक हमें रिफॉर्म करना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म। इस जीएसटी में जो त्रुटियां थी, जो किसी भी नई कर प्रणाली को लागू करने के समय होती हैं, उसका हम कॉम्प्रिहेंसिव अध्ययन कर सकें और उसमें एक सुधार ला सकें। वो सुधार पीस मिल में ना हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव सुधार हो। बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत जरूरी था कि टैक्स प्रणाली में सुधार लाया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। मैं इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आज बहुत सारी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं। जो कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि देश की जो कर प्रणाली हो वो सरल हो और उसमें अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिससे उन्हें टैक्स के बारे में सर्टेनिटी रहे। टैक्स प्रणाली में सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जो कोई भी आज हमारे देश में निवेश करने आएगा, वो हमारे देश की कर प्रणाली को दूसरी जो कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज हैं उनकी कर प्रणाली से तुलना करता है। उसकी कर प्रणाली से जब वो हमारे कर प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन करता है, अगर उसे लगता है कि हमारे देश की कर प्रणाली ज्यादा जटिल है, तो वो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों करूँ। जो बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ जो निवेश करने आ रही हैं, उनको भी चाहिए कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उनको भी वो दूसरे देशों से तुलना करेंगी, तो हम पीछे नहीं रहने चाहिए, हमें उनको बेहतर ऑप्शंस देने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में जुड़ रहे हैं, खासतौर पर पेंडेमिक के बाद में जब ये आने लगा कि इंडिया एक विकल्प हो सकता है कि जहाँ पे ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स अपना बिजनेस सेटअप करें, तो इसकी जो आवश्यकता है कर प्रणाली में सुधार की, वो और ज्यादा बढ़ गई। और क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करनी थी और इस समय अगर हम खाली ये अपना ध्यान रखते कि इससे कितना रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, तो हम इसमें ये जो आमूलचूल परिवर्तन है वो नहीं कर सकते थे। तो इसमें जो देश का जो सर्वोच्च नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो नेतृत्व है और जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, उनका जो मार्गदर्शन है, वो इसमें बहुत ज्यादा काम आया। तभी इस पूरे प्रपोजल को बनाने में कई महीनों का समय लगा और उसमें एक एक आइटम को देखा गया। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि हमारे यहाँ 4 रेट नहीं होने चाहिए। 4 रेट होने की वजह से बहुत सारे हमारे यहाँ
एक तो कर प्रणाली जटिल हो जाती है और बहुत सारे हमारे यहाँ डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। बिल्कुल। तो उन डिस्प्यूट्स को हमें खत्म करना है, कर प्रणाली को सरल बनाना है। पहला उद्देश्य तो ये था कि हमें रेट 4 की जगह पे 2 करने हैं, एक स्टैंडर्ड रेट और एक मेरिट रेट। मेरिट रेट में वो गुड्स होने चाहिए जो कि कॉमन आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, या हमारे कृषि में उसका महत्व है, या ऐसी हमारे जो कारोबार के सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं जो काफी मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, वहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, इसमें बहुत सारी एमएसएमई यूनिट्स हैं। तो उन सबको ध्यान में रखकर इसके बारे में प्रपोजल बनाया गया। इसके लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी जो जीएसटी काउंसिल ने गठित करी थी, उसके सामने ये सेंटर का प्रपोजल ले जाया गया, इस पर चर्चा हुई और फिर ये प्रपोजल पिछली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जो 3 तारीख को हुई थी, उसमें ये जीएसटी काउंसिल ने इसको पारित कर दिया और ये रिकमेंडेशंस अब लागू करने के लिए हमारे पास में है। तो मैं आपसे थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगी कि हमारी अर्थव्यवस्था के वो कौन से क्षेत्र हैं जिनसे जो सुधार हो अब आए हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगे जीएसटी के, कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको सबसे ज्यादा इनसे लाभ होगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में छूट गया हो। तो मैं कुछ क्षेत्रों के बारे में आपको जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्षेत्र लूंगा अपना कृषि क्षेत्र। वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट्स या जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं या ट्रैक्टर यूज होता है, उसमें जहाँ पे दरें 12% थी उसको गिराकर 5% पे ले गए हैं। ट्रैक्टर के साथ में उसके पार्ट्स, उस पे भी दरें 5% कर दी गई हैं। साथ में जो फर्टिलाइजर कृषि में यूज होता है, उसमें मेन फर्टिलाइजर तो पहले से ही 5% पे थे, लेकिन जो नहीं थे उसको 12% से भी गिराकर 5% पे ले आए हैं। साथ में जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उसमें क्या था कि उसमें ड्यूटी इन्वर्जन की वजह से उन्हें रिफंड लेना पड़ता था और इसमें भी एक कमेटी की रिपोर्ट थी कि इसमें सुधार किया जाए। तो हमने इस पे भी अध्ययन किया और देखा कि इसमें जो मेन इनपुट्स हैं वो मोस्टली इसी फर्टिलाइजर सेक्टर में यूज होते हैं। तो उस पे भी दरें घटाकर 5% कर दी गई हैं ताकि इसमें जो ड्यूटी इन्वर्जन है वो भी खत्म हो जाए और जो हमारी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनकी लिक्विडिटी पोजीशन बेटर हो जाए, ताकि वो अपना खेती के लिए जो उर्वरक है वो अपना ज्यादा सुगमता से सप्लाई कर सकें। ये तो बात हुई कृषि क्षेत्र की। इसके अलावा मैं फिर उस पे आता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर, जिस पे बहुत सारा हमारे यहाँ कंट्री में बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। तो उस टेक्सटाइल सेक्टर में भी जो मैन मेड फाइबर का सेगमेंट था उसमें ड्यूटी इन्वर्जन था और वो ड्यूटी इन्वर्जन होता था वीविंग की स्टेज पे। वीविंग की स्टेज में जैसा कि सबको जानकारी है कि बहुत सारी जो वीवर्स हैं, पावरलूम सेक्टर, वो एमएसएमई चलाता है और वहाँ पे जब ड्यूटी इन्वर्जन होता है तो उसको उसका रिफंड क्लेम करना होता है एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिससे उनकी लिक्विडिटी पोजीशन, क्योंकि उसमें कुछ समय लगता है तो उनकी लिक्विडिटी पोजीशन उससे इम्पैक्ट होती थी। तो उनको राहत देने के लिए इसका जो ड्यूटी इन्वर्जन की जो स्टेज है वो जहाँ पे जैसे ही अपना जो केमिकल्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर में एंटर करते हैं, जो कि फाइबर की स्टेज होती है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। वहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनिट्स हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, उनके लिए ये रिफंड क्लेम करना इतना मुश्किल नहीं है। और रिफंड क्लेम करने का भी जो पूरा प्रोसेस है उसको भी हमने उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया है। उसके लिए संशोधन जो लॉ में है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि उनको ये जो रिफंड है वो फास्ट ट्रैक में मिल जाएगा। तो ये बात हुई टेक्सटाइल सेक्टर की। उसके अलावा बाद में हम आए तो फूड सेक्टर। फूड सेक्टर हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो फूड सेक्टर में क्या था कि क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट भी सबसे ज्यादा थे, क्योंकि फूड आइटम्स रोज नए तरह के व्यंजन बनते हैं, नए तरीके से बनते हैं, उनको नए नाम से जाना जाता है। तो उनके क्लासिफिकेशन को लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहते थे, क्योंकि फूड क्षेत्र में 5%, 12%, 18% तीनों रेट अप्लाई होते हैं। तो बहुत सारी डिमांड नोटिस जाते थे। अब पूरे फूड सेक्टर पे एक ही रेट लगा दिया गया है 5%, तो डिस्प्यूट की कोई संभावना ही नहीं रह गई है। ये बात हुई हमारे फूड सेक्टर की। अब मैं आता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी स्लगिशनेस थी, वहाँ पे डिस्प्यूट्स भी थे कि जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है वो 2 रेट्स पे कई बार क्लासिफाई हो जाते थे। उसमें काफी सारी एम्बिग्यूटीज थी, वो 18% पे भी जा सकते थे, 28% पे भी। अब सभी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पे एक ही रेट कर दिया गया 18%। तो अब वो इस तरह की कोई एम्बिग्यूटी नहीं रही, उनको कोई अनफोर्सिन डिमांड भविष्य में नहीं मिलेगी। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो छोटी कारें हैं, हमारे देश में जो अभी जो यूथ है और मिडिल क्लास है वो एस्पिरेशनल है, वो अपना 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे जाना चाहती है। तो जो छोटी कारें हैं उस पे दर 28% से घटाकर 18% कर दी है। जो बड़ी कारें हैं, जो लग्जरी कार्स हैं, उस पे ये दर अब 40% रहेगी। तो ये मैंने सोचा कि ये कुछ
महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसके बारे में मैं जिक्र करूं। एक क्षेत्र जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो है हेल्थ सेक्टर, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, उसको लेकर भी था कि भाई इसमें जीएसटी लगता है। तो आपको लगता है कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है या जो दवाइयों पे कुछ एक कर, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है? देखिए, जो हेल्थ सेक्टर है उसमें दवाइयों पे दर मेरिट रेट में होनी चाहिए। तो अभी जो मेरिट रेट है वो 5% है, तो दवाइयाँ जो 12% पे थी उस पे दरें घटा के 5% कर दी गई है, ताकि दवाइयाँ जो मरीजों को कम दाम पे उपलब्ध कराई जा सकें। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जो हमारे देश में पॉलिसीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उस पे 18% की दर से जीएसटी लगता था। और जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो फैमिली फ्लोटर के साथ में, उस पे ये काफी समय से इसकी मांग थी कि इस पे दर घटाई जाए या इसको खत्म कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही साहसिक निर्णय लेते हुए, क्योंकि इसमें रेवेन्यू इम्प्लीकेशन काफी है, बट उसको लेते हुए भी इस पे अपना दर घटा के शून्य कर दी गई है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस जो है, तो लाइफ इंश्योरेंस पे भी दर घटाकर अब खत्म कर दी गई है। जी। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत के मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। तो ये जो सिंप्लीफाइड, सरलीकृत हमारा 2 tier टैक्स सिस्टम जब आया है, ये आम आदमी के कर भार को, उसके टैक्स बर्डन को किस तरह से प्रभावित करेगा? अगर आप देखें तो इसमें जो सुधार किया गया है, जो रेट रेशनलाइजेशन किया गया है, उसमें सेंटर स्टेज पे जो था वो हमारा कॉमन आदमी है, सामान्य वर्ग या फिर मिडिल क्लास है, उसको ध्यान में रखकर इसमें परिवर्तन किया गया है। सामान्य आदमी की जो भी डेली की जो नेसेसिटीज हैं, तो उस पे एक अध्ययन किया और देखा कि किस किस चीजों पे वो अपनी इनकम को व्यय करता है। तो उसके हिसाब से वो देखी जो चीजें जो भी आई उन सब पे कर दर घटाकर 5% कर दी गई। तो ऐसे जो आइटम है जिसके बारे में कभी नहीं सोच सकते थे कि शायद इस पे दर कम करने की जरूरत है, जैसे साबुन है या तेल है बालों में लगाने का या शैम्पू है, तो इन सब पे भी दरें घटाकर 5% कर दी, ताकि कॉमन मैन पर उसकी अपनी जरूरतों के लिए जो खर्च है उसमें कमी लाई जा सके, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। ये तो बात हुई आम आदमी की। अगर हम व्यवसायों की बात करें तो पहले जो 4 स्लैब्स थे उनको अब घटाकर 2 स्लैब कर दिए गए हैं। तो स्पेशली जैसे आप भी अभी बात कर रहे थे एमएसएमईज की, उनके लिए कितनी बड़ी राहत है जिससे व्यापार करने में आसानी और कंप्लायंस जो है, रजिस्ट्रेशन है, टैक्स फाइलिंग है, वो सुनिश्चित हो सके? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि बड़े उद्योग जो हैं उनके पास में तो प्रोफेशनल हेल्प रहती है। जो एमएसएमई सेक्टर है उनके लिए गलती करने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जितना रेट रेशनलाइजेशन हुआ, 2 रेट स्ट्रक्चर जो है, इससे जो सिंप्लीफिकेशन हुआ उससे एमएसएमईज को सर्टेनिटी मिलेगी और उससे वो अपने कारोबार पे ही फोकस कर सकेंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है इसमें प्रोसेस रिफॉर्म्स में। जो छोटे व्यापार हैं, कई बार वो अपना रिटेल सेल में हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो अपना कोई व्यवसाय करते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई फिटनेस सेंटर चला रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। उसमें ये किया गया कि उनके लिए जो अपना रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ से कम का आईटीसी, जो कि उन्होंने जो टैक्स पे किया है, वो आगे दूसरे बिजनेस को नहीं पास कर रहे हैं, तो वो वॉलंटरीली एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन उनको एप्लीकेशन करने के बाद में सिस्टम से ही बिना किसी ऑफिसर के इंटरवेंशन के 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। उसके अलावा एक जो चीज मैं जिसके बारे में आपको खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा कि एमएसएमई में क्या है कि जो बहुत छोटे उद्योग हैं, आज की तारीख में काफी लोग ई कॉमर्स के थ्रू अपना माल बेचते हैं और वो माध्यम धीरे धीरे करके एक प्रिफर्ड मोड ऑफ सेल बनता जा रहा है। तो ऐसे जो व्यापार हैं जहाँ पे उनकी होम स्टेट है, वहां से सेल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कई बार ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, जब दूसरी स्टेट में जब सेल होनी है तो वहां पे गुड्स को अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस सेलर को भी उस दूसरी स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जिसके लिए उसे एक अपना ऑफिस खोलने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये ऑफिस खोलना, उसमें खर्चा लगता है। छोटे उद्योग उस तरह का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पेपर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हुआ और उसमें इसके लिए एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन की स्कीम के बारे में एक इन प्रिंसिपल सहमति बन गई कि दूसरी स्टेट में अगर गुड्स उसके सेल होने हैं तो उसको एक सिंप्लीफाइड स्कीम, अगर वो खाली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही गुड्स सेल करेगा तो एक अलग कैटेगरी में वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है, जिसमें उसको वहां पे दूसरी स्टेट में ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसकी जो मॉडलिटीज हैं उस पर काम हो रहा है और जैसे ये काम पूरा होगा, इसमें एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के साथ में इसको नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लेके जाया जाएगा और ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। श्री अग्रवाल, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हुए उनके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत। सुर्खियों में